Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power PYQs, we are going to complete Geography Prelims PYQs of last 35 years from 1991 to 2025. और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम हर एक क्वेश्चन जो है ना एक्टिव रिकॉर्ड की मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और रिलेवेंट भी। और देखो दोस्तों, इस सीरीज में आप लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दैट मीन्स कि आपकी नॉलेज पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और साथ में दोस्तों, आप हर एक क्वेश्चन के अंदर ना लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप कर लोगे। आप यहाँ पर हर एक ट्रिक्स जान जाओगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हर एक ट्रैप जान जाओगे जो कि यूपीएससी करता है आपके साथ क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। तो आप सारे ट्रैप्स एंड ट्रिक्स जान जाओगे जो कि आपको हेल्प करेगा प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन एमसीक्यू को सॉल्व करने में एग्जाम टाइम में वो भी दोस्तों। तो आपकी नॉलेज भी बढ़ने वाली है और लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप होगा इस सीरीज के अंदर। और देखो दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते ना, उनमें यही डिफ़रेंस होता है कि उनको पता होता है कि भैया क्या थीम है, क्या यूपीएससी बार-बार रिपीट कर रहा है। वो पीवाईक्यूज़ को इतनी बार सॉल्व कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि किन थीम्स को बार-बार यूपीएससी रिपीट करता है और क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इनकी लॉजिकल थिंकिंग पावर डेवलप होती है। तो यही 2 चीज़ें का जो है इस सीरीज़ के अंदर मेरी मेन प्रायोरिटी है आपका डेवलप करवाना। आपको थीम्स बता देना जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है, तैयार करवा देना और आपका लॉजिकल थिंकिंग पावर भी डेवलप कराना। सो दोस्तों, आप इस सीरीज़ के अंदर ना ये सारे बेनिफिट्स 7 के 7 बेनिफिट्स आपको मिल जाएँगी जो कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फ्री में ना यूट्यूब पे कोई भी नहीं करवा रहा, ठीक है? तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ज्योग्राफी के अंदर हमने इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या अर्थ बोल सकते हो या आप बोल सकते हो आप गैलेक्सी बोल सकते हो, ठीक है? इनके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के क्वेश्चंस को हमने लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करे थे और इसके हमने 2025 और 2024 के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। दैट मीन्स कि हमने लास्ट 35 ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे हमने यहाँ पर। और मैंने आपका हर एक क्वेश्चन के अंदर ना कंसेप्ट की क्लैरिटी कराई थी और हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 38 करे थे दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का माइंड मैप प्रोवाइड किया था, वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया था और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराई थी दोस्तों। और आज जो टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी के अंदर, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जो जियोमॉर्फोलॉजी के लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप देखो तो 2025 में ही यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है जियोमॉर्फोलॉजी से ही आए हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? और देखो 2024 में भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और 2024 में यहाँ पर 3 क्वेश्चन्स हैं दोस्तों, ठीक है? तो हर साल आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से यूपीएससी पूछता है आपसे, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा कम जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ओशिनोग्राफी से आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ओशिनोग्राफी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के साथ-साथ, ठीक है? तो जियोमॉर्फोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन हैं जो लास्ट 2001 में पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। और फिर हम ओशिनोग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ओशिनोग्राफी के सबसे कम क्वेश्चन है क्योंकि ओशिनोग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। तो यही तो आप सीखोगे ना कि जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं अब तक और इसको तो हम डेप्थ में कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एक-एक क्वेश्चन कवर करेंगे। और एक बात और, जो न्यू है ना चैनल पर, उनको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं आपको ज्योग्राफी की थ्योरी या फिर बोल सकते हो ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट का सारे कांसेप्ट की क्लैरिटी करा रहा हूँ। उसकी अलग सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी वीडियोज़ की, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लेना, ठीक है? जहाँ पर मैं आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस पीएमएफ आईएएस का ना ज्योग्राफी का जो इनका बुकलेट है ना, उसको साथ में कवर करवा रहा हूँ इसके साथ-साथ, ठीक है? तो ये भी जो है वीडियोज़ देख लेना क्योंकि ये सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड ही करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? चलो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बात और, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको वैल्यू एडिशन यहीं पे लिखते जाना है, जहाँ भी आपको स्पेस मिल रहा है अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? चलो, सो दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अर्थ इंटीरियर से, इसके स्ट्रक्चर से, वोल्केनिज्म से, अर्थक्वेक से,
मिनरल से, रॉक सिस्टम से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से और सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी से, टेक्टोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म से। सो इन सभी से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका 2025 का ही है, जो लास्ट ईयर पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। और जो भी दोस्तों अभी मैं आपको वैल्यूडेशन दूंगा ना, आपको साइड में यहीं पे ही अपने पेन से, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जिसे आपको समझ में आता है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा डिटेंशन मैन। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। दैट मीन्स कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों और सिंपल है, एनसीईआरटी से और लॉजिकल थिंकिंग से भी सॉल्व हो जाता है। बस आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर समझी होगी ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी होगी, तो ये आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो आप। यहाँ पर बोला है, द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद द विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। इसने बोला ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील का कोस्ट है ये एक, ठीक है। और यहाँ पर देखा, यहाँ पर बोल दिया है वेस्टर्न अफ्रीका। अरे वाह, तो वेस्टर्न अफ्रीका ये वाला होगा, ईस्ट अफ्रीका अगर यहाँ पर है तो वेस्ट अफ्रीका यहाँ पर होगा। और तो बिल्कुल आपको पता है कि भैया यहाँ की जो रॉक है इसे मैच करेंगे, क्यों भाई, ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे, पहले एक ही कॉन्टिनेंट तो था, पैंगी तो था, फिर ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर यही तो बात बोली गई है कि ड्रिफ्ट होकर अलग अलग हो गए। तो बिल्कुल ये वाला जो मटेरियल है यहाँ का, या फिर रॉक है, इस वाले मटेरियल से मैच करेगा। अगर यहाँ पर बोल देता है ईस्टर्न अफ्रीका, तो फिर डाउट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है, तो यही तो मेरा करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड बोल रहा है, गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। बिल्कुल यही बात तो सही कह रहा है। घाना आपको कहाँ मिलेगा भैया, अफ्रीका में तो मिलेगा, कहाँ, तो वेस्ट अफ्रीका की तरफ ही मिलेगा, ठीक है। तो उसका भैया जो डिपॉजिट है घाना के अंदर, जो गोल्ड डिपॉजिट मिल रहे हैं, वो ब्राजील प्लेट्यू से ही होंगे, जो अलग हो गए साइड बाय साइड, ठीक है, तो बिखर गए, है ना, एक दूसरे कॉन्टिनेंट में चला गया, एक दूसरे कॉन्टिनेंट में चला गया, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंच गया और एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच गया, बिल्कुल सही। थर्ड बोल रहा है, गोंडवाना सिस्टम। अरे वाह, गोंडवाना लैंड था, ठीक है, तो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स की बात कर रहा है। अच्छा, सेडिमेंट्स मतलब सॉइल वगैरह, है ना, फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। ये सेम डिट्टो लाइन एनसीईआरटी को उठा ली गई है, सेम डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। ये गोंडवाना सिस्टम ऑफ लैंड है हमारा इंडिया का, और ये आपको कहाँ मिलेगा, डिफरेंट सिक्स डिफरेंट लैंड मासेस मिलेगा ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही थे, वहां से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पहुंचे हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और यहाँ आपको वैल्यू एडिशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ देखोगे आप माइंड मैप के अंदर, तो मैंने यहाँ बता दिया है फर्स्ट क्यू करेक्ट है, सेकंड क्यू करेक्ट है एंड थर्ड क्यू करेक्ट है। तो यहाँ देखो वैल्यू एडिशन कि भाई क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वेजनर दी थी। कब दी थी, तो 1912 में दी थी। और इन्होंने क्या क्या मतलब यहाँ पर एविडेंस दिए थे, तो जिग्सो फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, फोसिल कोरिलेशन, रॉक एंड माउंटेन कोरिलेशन, यही तो बात अभी पढ़ रहे थे हम, और पैलियो क्लाइमेट एविडेंस, ये सारे इन्होंने दिए थे एविडेंस ऑफ कि भैया कॉन्टिनेंट पहले सारे एक जगह थे, फिर अलग अलग हुए हैं ड्रिफ्ट करके, ये बात बोली। लिमिटेशन क्या है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का, तो कोई मैकेनिज्म नहीं दिया, मूवमेंट कैसे हुई, क्रिटिसाइज बाय जियोलिस्ट। अब पता है प्लेटोनिक थ्योरी के अंदर इसका ड्रॉबैक को कंप्लीट करा गया है ना, लेटर एक्सप्लेन बाय प्लेटोनिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया। तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे एक्टिव रिकॉल करना है कि क्या मैंने पढ़ा था इससे, और याद नहीं आ रहा है तो आपको समझ लो दोस्तों रिविजन की कमी है, ठीक है। और लॉजिकल माइंड से अगर डेवलप कर लेते हो ना, तो अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज है, तो उसको आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे इजिली, ठीक है। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब ये ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, तो आप अपना लॉजिकल थिंकिंग से आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हाउ, देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है वैसे अब, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 देखो, यहाँ पर बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, तो खुद बोल दिया इन द कॉन्टेक्स्ट देखना है आपको इफेक्ट ऑफ वाटर का, ठीक है, किसके ऊपर, तो रॉक्स के ऊपर।
अब यहाँ बोला है चोक इज नॉन अ वेरी परमिएबल रॉक whereas clay is known as quite an impermeable या permeable और least permeable rock। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन में बोलना है कि आपको देखना है कि इफेक्ट क्या होगा वाटर का इनके ऊपर, रॉक्स के ऊपर। अब यहाँ पर बोलना है कि भैया अगर आप देखो ना, चोक तो एक परमिएबल रॉक है, ठीक है, और क्ले जो है वो क्वाइट इम्परेबल है या इम्परमिएबल है, दैट मीन्स कि लिस्ट परमिएबल रॉक है। चलो ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है चोक इज पोरस हैंस कैन एब्सॉर्ब वाटर। अच्छा, बात तो यही है ना, परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल का मतलब यही होता है कि एब्सॉर्ब कर सके वाटर को। तो चोक अगर पोरस होगा तभी वो जो है वाटर को एब्सॉर्ब कर पाएगा। चलो सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, पोरस का मतलब क्या होता है कि मतलब एब्सॉर्बिंग पावर ऑफ एन, या फिर हो सकता है कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू ऑब्जर्व वाटर, ठीक है, दैट इज पोरस। और ये भी बोल सकते हो आप कि भैया पोरस होगा दैट मीन्स कि उसके पार्टिकल्स जो भी होंगे या मैटर होगा, जो भी उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, जो दिखते नहीं है आपको, उसके अंदर स्पेस होता है। तो स्पेस होने की वजह से वाटर वो है, वाटर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, तो एब्सॉर्ब हो जाता है वाटर। स्टेटमेंट थ्री बोल रहा है क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अच्छा, तो स्टेटमेंट वन में यही बात तो बोली गई है कि लिस्ट परमिएबल होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो ज्यादा पोरस नहीं होता है। नेट ऑल, देखो देखो बोल तो दिया, नॉट एट ऑल पोरस, दैट मीन्स कि वो ज्यादा परमिएबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पोरस नहीं है क्ले, ठीक है, क्योंकि क्ले आप जानते हो, क्ले मतलब वही होते हैं ना, सॉइल सॉइल वाली क्ले समझते हो ना आप, तो उसके अंदर स्पेस कम होता है, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से जो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर है वाटर की कम होती है क्ले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है ये कि भैया कि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये यूज करा है, क्ले इज नॉट ऑल पोरस, मतलब पोरस है ही नहीं, यहाँ पर ये बोल दिया, ठीक है, मतलब पोरस अगर कम होता तो हाँ मैं मानता कि लिस्ट परमिएबल रॉक होगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया पोरस ही नहीं है। जब पोरस नहीं है तो परमिएबल रॉक कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर बोल दिया कि लिस्ट परमिएबल है, ये तो नहीं बोला कि परमिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो और एक बात और देखो, 2025 का एग्जाम है, ठीक है, तो अभी आंसर की नहीं आई है, तो कोई बोल नहीं सकता कि ये दोनों स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग के आंसर ये देखे हैं, किसी ने ये बहुत ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया है ना, किसी ने यह बताया है कि इन दोनों में से एक ही करेक्ट है, दैट इज सेकंड, और ये एक्सप्लेन भी करता है फर्स्ट वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कोचिंग वालों ने ये आंसर दिया है कि ओनली वन स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन द फर्स्ट, ठीक है। और कहीं कहीं आपको बी भी मिलेगा जिसमें ये बोला गया है कि सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट है, बट उनमें से एक ही जो है एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट वन को। तो हम वेट करेंगे थोड़ा आंसर की का, जब तक आंसर की ना आ जाए, लेकिन अभी के लिए ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई यूपीएससी के ऊपर है, क्योंकि यूपीएससी वर्डिक्ट देता है, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वर्डिक्ट देता है कि भाई स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट होगा या नहीं होगा। ये अब यूपीएससी के ऊपर है कि यहाँ पर उसने ओल का मतलब क्या लिया है, ठीक है। वैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट का अगर हम लो देखें, रूल देखें, तो स्टेटमेंट थर्ड जो है रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर सी या बी हो सकता है, ठीक है। अब वेट करेंगे हम आंसर की का, मैं अपडेट कर दूंगा, जब भी आंसर की आएगी मैं अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं, कंसिडर द फॉलोइंग वाले। अब क्वेश्चन क्या पूछा है तो देखो जरा, ये बोल रहा है हाउ मेनी अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ तो पूरा ही लॉजिकल माइंडसेट आपका काम कर रहा है। हाउ, देखो इसने बोला हाउ मेनी अबव प्रोडक्ट जो है वोल्केनिक एरप्शंस में निकलता है। अब एक बात बताओ मुझे जरा, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, तो बताओ पायरोक्लास्टिक डेब्रिस निकलते ही है, यस। अब एस धुआं डस्ट वगैरह तो निकलेगा ही एरप्शन के अंदर जब वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं निकलेगी, जब एनवायरमेंट के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन है, तो क्यों नहीं होगी, ठीक है। अब
सल्फर कंपाउंड्स क्यों नहीं होंगे भाई? अगर 1% या 0.1% भी अगर सल्फर निकल रहा है तो क्यों नहीं होगा? है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए ना, ऑल फोर। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन के अंदर ये सब होंगे। ठीक है, वैसे भी सल्फर निकलता ही है, आपको पता है। ठीक है, अब जहाँ भी एस धुआं की बात हो रही है, इरप्शन की बात हो रही है, तो वहाँ तो सल्फर निकलता ही है दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था 2024 का ये। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 का है और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बिल्कुल बात सही है, वन ऑफ द रीजन तो है ही है, बनाया भी इसे सही है स्टेटमेंट यूपीएससी ने इसको, कि रेनफॉल एक वन ऑफ द रीजन है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। चलो ठीक है। अब सेकंड बोल रहा है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। क्या रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब उसके सॉल्यूशन में। थर्ड है बोला रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आप एक बात बताओ, H2O वाटर होता है तो ऑक्सीजन तो होता ही है, और बोल रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी हो सकता है इसके अंदर, रेन वाटर के अंदर हो सकता है। ठीक है, और बिल्कुल होता है। और ये बोल रहा है कि रेनफॉल जो है वन ऑफ द रीजन है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। बिल्कुल वाटर से होता है वेदरिंग रॉक्स का, क्योंकि उसके अंदर कार्बन भी मिलेगा आपको और ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो इसलिए वेदरिंग हो पाती है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट और बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। हो गया ना, बहुत ईजी था ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब ये भी देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है और मैप के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना, तो यहाँ पर आपको देखो यूपीएससी ने थोड़ा यहाँ पर ये गेम खेला है आपके साथ, कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें बोला करेक्टली मैच बता दो। और यहाँ देखो ऑप्शन देखो, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप ऑप्शन के अंदर एलिमिनेट नहीं मार सकते, एलिमिनेशन नहीं मार सकते। तो यहाँ पर यूपीएससी ने आपके साथ थोड़ा गेम खेला है, कि मतलब यहाँ पर आपको करेक्ट पता होना ही चाहिए, यहाँ आपको करेक्ट पता होना ही चाहिए, तभी आप इसे करेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और करी गई है। कैसे? यहाँ आपको रीजन दे दिया, नेम ऑफ द माउंटेन दे दिया, फिर टाइप ऑफ माउंटेन ही पूछ लिया। ठीक है, पहले इससे पहले अगर देखो 2024 के पेपर के पहले, तो आपको सिर्फ दो चीज़ें दी जाती थी, रीजन और नेम ऑफ द माउंटेन। ठीक है, कि वो से चीज़ कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया में, यस और नो। अब की बार यही पूछ लिया कि ये फोल्ड माउंटेन है या नहीं। ठीक है, तो यूपीएससी ने अब तीन स्टेटमेंट यहाँ भी बना दिए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि वो सी चीज़ जो है सेंट्रल एशिया में नहीं, यूरोप के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। फिर और ये फोल्ड माउंटेन है क्या? अरे भाई, एनसीईआरटी में दे रखा है उसी चीज़ के बारे में, और इवन आप पढ़ते भी हो मैप के अंदर, जब मैपिंग करोगे ना, तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी। ये ब्लॉक माउंटेन है, इससे करेक्ट करते जाना अपने साथ साथ। ठीक है, जब भी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो इसे करेक्ट करते जाओ। अब सेकंड बोल रहा है कि यूरोप के अंदर एल्प्स मिलेंगे, ये तो बात बताई है कि हाँ इटली के अंदर एल्प्स माउंटेन है, ये तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया ये ब्लॉक माउंटेन है, और सबको बताया कि एल्प्स तो भैया हायर होते हैं, और जो हायर वाले एलिवेशन वाले जो ये माउंटेन होते हैं, ये ब्लॉक नहीं होते, ये होते हैं आपके फोल्ड वाले माउंटेन। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन होगा, इसलिए सेकंड में गलत हो जाएगा, फर्स्ट में गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले बोल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है एप्लिकेंस या वो एप्लिकेंस जो है फोल्ड माउंटेन है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद कर लो इसे आने वाले एग्जाम के लिए, इवन पीसीएस के लिए भी। अब बोला साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज होते हैं, हाँ बिल्कुल एंडीज है, साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज हैं। और ये बोला फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये फर्स्ट 1 एंड 2 गलत है यहाँ पर, और 3 एंड 4 सही था, तो आंसर क्या आएगा? ओनली 2 इज करेक्ट। और इसका माइंड मैप भी देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो एंडीज फोल्ड माउंटेन्स है, साउथ अमेरिका के अंदर है, करेक्ट है। ओसेजी जो है ब्लॉक माउंटेन्स है, ना कि फोल्ड माउंटेन्स है। और एल्प्स भी फोल्ड माउंटेन्स है, ना कि ब्लॉक माउंटेन्स है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ठीक है, मैंने करेक्ट करा दिया। तो
ये आपका माइंड मैप है। और मेजर माउंटेन बेल्ट्स को भी आपको ध्यान रखना है कि सरकम पैसिफिक बेल्ट कहाँ मिलेगा, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फोल्ड माउंटेन्स जो बनते हैं वो कंप्रेशन के थ्रू बनते हैं, जैसे हिमालयास, एल्प्स, ब्लॉक माउंटेन्स से बनते हैं, फोल्डिंग के जैसे बनते हैं, जैसे वोसेजिस और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं ये लावा के एक्यूमुलेशन से बनते हैं। और रेजिडुअल माउंटेन्स जो इरोजन ऑफ प्लेटू से बनते हैं, जो रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप मतलब न्यूज वाले जो मैपिंग करते हो ना आप, कि जो कौन से लोकेशन न्यूज़ में चल रहे हैं, कौन से रीजन न्यूज़ में चल रहे हैं, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज़ से बोलते हैं हम, है ना। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। अब कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, तो इसको मैपिंग के थ्रू ही कर सकते हो। आपको पता रहना चाहिए कि कॉन्गो जो रिवर है, ठीक है, इसका बेसिन कहाँ तक जाता है, ठीक है। और उसने बोला कौन सा इनमें से पार्ट होगा इसका कॉन्गो बेसिन का। तो इसके अंदर तो भैया कोई आप लॉजिक लगा नहीं सकते। आपको मैप पता होगा, मैप अगर आपने देखा है तभी आप इसे कर सकते हो। तो इसका आंसर है दोस्तों ये हमारा और इसका कैमरून इसका आंसर है। इसको याद कर लो, ठीक है। अफ्रीका का मैप अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के मैप से हर बार जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। और बाकी सब भी देख लेते हैं कि कॉन्गो बेसिन अगर ज्योग्राफी देखोगे तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, और यहाँ पर ड्रेन करती है कॉन्गो रिवर, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज है ये भी रिवर। और इसका एरिया दे रखा है यहाँ पर। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, ये भी याद कर लो। और कॉन्गो रिवर के फीचर्स देख लो, इसको फॉर्मली जेर रिवर भी बोलते हैं, सेकंड डीपेस्ट रिवर है। और यहाँ पर चलो यूनिक एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मिलेगी देखने को। और अदर कंट्रीज में देख लो, जो जैसे नाइजीरिया है तो यहाँ पर नाइजर रिवर का बेसिन मिलेगा। साउथ सुडान है तो नाइल का बेसिन मिलेगा यहाँ पर, नाइल रिवर का। युगांडा है तो नाइल एंड लेक विक्टोरिया मिलेगा यहाँ पर। तो ये लेक विक्टोरिया के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है वैसे, ठीक है। तो नाइल यहाँ की अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इवन अफ्रीका की क्या, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। कोंगो डीपेस्ट है और सेकंड है बाय डिस्चार्ज। नाइजर मेजर वेस्ट अफ्रीका रिवर है। और जम्बेजी यहाँ पर विक्टोरिया का फॉल्स होता है, विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया क्या, वैल्यूडेशन फॉर योर एग्जाम। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमोसफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अच्छा, अर्थ एटमोसफेयर के बारे में पूछा है और यहाँ पर बोला है कि इनमें से करेक्ट बता दो। तो दोस्तों हम यहाँ पर सारे स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करना मतलब आपका लॉजिकल माइंड सेट डेवलप होना यही होगा। और इवन मैंने आपको ना ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का जब थ्योरी पढ़ा था ना स्टैटिक वाला, वहाँ भी समझाया था मैंने ये आपको। और मैंने बताया भी था वहाँ पर स्पेक्ट्रम के थ्रू कि कौन कौन सी रेस जो है जो सन से आती है, कौन सी रेस सबसे ज़्यादा होती है, ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था जब मैं आपको इंसोलेशन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो याद करने की कोशिश करा करो, एक्टिव रिकॉल इसी को कहते हैं। तो अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये बोला स्टेटमेंट 1 के अंदर कि टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है रिसीव्ड होती है इक्वेटर पे इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द रिसीव्ड एट द पोल्स। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है 10 टाइम्स, तो ये नंबर हमेशा गलत होते हैं। अगर आपको पता भी ना हो कि 10 टाइम्स है या नहीं, तो इसके साथ जा सकते हो कि नंबर जो है यूपीएससी गलत करता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जितना जो है इंसुलेशन आपका पोल्स पे होता है ना, उससे ज़्यादा मतलब इक्वेटर पे होता है और उसका 10 टाइम्स होता है पोल से। लेकिन ये गलत है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब आगे ये बोल रहा है इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। कह रहा है इंफ्रारेड टोटल अमाउंट ऑफ जो इंसुलेशन आती है उसमें से इंफ्रारेड सबसे ज़्यादा होती है, 2/3 बोल दिया इसने। सी ये बोल रहा है इंफ्रारेड waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। अच्छा, डी भी बोलना है कि इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अच्छा, अब एक बात बताओ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो अलग होती है या नहीं इंफ्रारेड वाले से, हाँ या ना? अब बता दो जरा फटाफट, हाँ या ना? तो मैंने आपको ये सब पूरा पढ़ाया था दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा भी दूँ क्या? चलो दिखा भी देता हूँ मैं आपको, देखो।
यहाँ जाएंगे हम मैं नोट्स की तरफ। हैंड नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, और ये भी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको इंसुलेशन पढ़ाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मैंने इंसुलेशन पढ़ा रखा है आपको। इधर देखो मैंने यही पढ़ाया था कि पोल पे कितनी सनरेज आ रही है। जैसे एग्जाम्पल की 42 यूनिट्स आ रही है पोल पर, तो एक वेटर पे समझ लो 100 यूनिट्स आ रही है। तो कितना टाइम से 10 टाइम से गया नहीं ना, तो मैं कराया था नहीं कराया था ये। और देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये मैंने इंसुलेशन बढ़ा रखा है आपको, और ये सन से आ रही है रेस, और ये रिफ्लेक्टेड रेस है। इसको ग्राउंड या टेरेस्ट्रियल या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कॉस्मिक वेव्स, गामा, एक्सरे, यूवी, ठीक है। और ये आपकी विजिबल लाइट होती है, विबग्योर, है ना। और फिर ये इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं, और ये माइक्रो और ये रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो 47% कौन सी रेस होती हैं, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड को मिला के आपको 47% इनका कॉन्स्टिट्यूट मिलेगा इंसुलेशन के अंदर, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ये रेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो भाई इन दोनों को, विजिबल को और इंफ्रारेड को मिला के 47% है। और क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा था, 2/3। अरे भैया तो गलत हुआ नहीं हुआ बी वाला। अब अच्छा C&D, और C&D में आपको पता चल गया है कि इंफ्रारेड वेव्स जो है विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट हो सकती हैं या नहीं। ये देखो, ये भी देखो, यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको ये रहा डायग्राम, है ना। अब ये देखो यहाँ मैंने आपको दे दिया कि यह है विजिबल लाइट और इंफ्रारेड अलग है, विजिबल अलग है, इंफ्रारेड अलग है, ठीक है। तो अब बताओ कि पार्ट है या नहीं, और माइक्रोवेव्स यहाँ पर अलग है। तो भैया डी तो साफ पता चल रहा है कि कह रहे थे, तो इसको काटो ना, तो आंसर हमारा सी आ गया ना अपना आप ही। इंफ्रारेड जो है एब्जॉर्ब होती हैं किससे, वाटर वेपर से, जो कि कंसिडर्ड है आपका लोअर एटमॉस्फेयर में। और आपको पता है कि वाटर वेपर जो है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वाटर वेपर के पास, है ना। कूलिंग कैपेसिटी होती है वाटर वेपर के पास, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 आपका अर्थ के ऊपर है, और क्वेश्चन इजी भी है दोस्तों, डायरेक्ट NCERT है, और मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको। यहाँ पर बोला है इन अ सेस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves। नाम ही इनका इसलिए रखा गया है, प्राइमरी वेव जो सबसे पहले हो जाती है, S waves सेकेंडरी वेव जो लास्ट में आती है। बिल्कुल बात सही है फिर तो। सेकेंड बोल रहा है इन P waves the individual particles vibrate and uh, to and fro in the direction। क्या to and fro इन डायरेक्शन में होती हैं P waves, ठीक है। वेयर S waves जो होती हैं ये द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन होती हैं कौन, एस वेव्स, है ना। एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, राइट डायरेक्शन में होती है, मतलब राइट एंगल डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है, एस वेव्स। और ये बात बिल्कुल ही फैक्चुअली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअली होता है, आपको पढ़ना ही पड़ता है ये। और ये NCERT में आपकी क्लास 11 की NCERT में दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, और इवन मैंने पढ़ा भी दिया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका मैं चलो एक बार इसका मैं वैल्यूडेशन में लगाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो P वेव्स रिकॉर्ड होती हैं अर्लियर, ठीक है। और P वेव जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही मीडियम से ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन एस वेव सिर्फ सॉलिड से कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। UPSC ने ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है वैसे आपसे। और एस वेव जो होती हैं उस सॉरी एस वेव को हम ट्रांसवेव या सीर वेव्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और P वेव्स लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये भी अर्थक्वेक के मेजरमेंट को भी ध्यान रखो, जैसे फोकस या हाइपो सेंटर जो है ओरिजिन पॉइंट होता है, और एपिक सेंटर सरफेस जो होता है जो फोकस के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ, इसके ऊपर वाला सरफेस ग्राउंड वाला, उसको एपिक सेंटर कहते हैं। और रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं हम मैग्नीट्यूड को देखने के लिए, और मर्करी स्केल का इंटेंसिटी, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और हाँ, सिस्मिक वेव्स के टाइप्स, जैसे कि बॉडी वेव्स में हम P वेव्स, S वेव्स पढ़ते हैं, ठीक है। और सरफेस वेव होती हैं जैसे लव वेव, ठीक है, और एलिक वेव, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनके बाद ये आता है, ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर सरफेस वेव्स। और ये ज़्यादा इस पर UPSC ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है,
क्योंकि ये आपका ऑप्शनल का पार्ट होता है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों का। और इनके शैडो जोन्स भी आपको याद रखने हैं, पी वेव्स के और एस वेव्स के पैटर्न के, ठीक है, वो डिग्री एंगल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये हेल्प करता है कि भैया अर्थ के इंटीरियर में स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये पी वेव एस वेव जो है वो हमारी हेल्प करते हैं कि अंदर का इंटीरियर क्या है, अर्थ का इंटीरियर क्या है अंदर, ठीक है, सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड है, ठीक है, ये सब में हमें एग्जामिन करने में हेल्प करता है ये सब पी वेव्स और एस वेव्स भी, ठीक है। क्योंकि देखो एस वेव सिर्फ सॉलिड से ही ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, और पी वेव्स तीनों डायरेक्शन से हो सकते हैं ट्रेवल। तो हमें पता चलता है कि पी वेव्स अगर पहुंच रही है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ मतलब लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैसेस से भी है, तो ये तीनों से पार कर पा रही हैं। लेकिन सॉलिड वाली सॉरी एस वेव सिर्फ सॉलिड से कर पाएंगी, तो मतलब अगर बीच में लिक्विड आ गया तो वहां से ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, और 9 है आपका विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये बहुत ज़्यादा क्या है आपका दोस्तों, आपका फैक्चुअल है, ठीक है, डाटा के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जनरल नॉलेज होती है यहाँ पर, और जनरल नॉलेज को इस्तेमाल करा करो एग्जाम में, बिल्कुल करा करो। यहाँ पर बोला है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब बताओ दोस्तों ये करेक्ट है या नहीं। कह रहा ग्राउंड वाटर से ज़्यादा जो है ना रिवर्स के अंदर लेक्स के अंदर पानी है। बताओ ग्राउंड वाटर के अंदर ज़्यादा होगा या फिर रिवर्स के अंदर ज़्यादा होगा। भाई ग्राउंड वाटर पूरे अर्थ पे मिलेगा आपको, रिवर हर जगह थोड़ी ना मिलेगी। तो आप बताओ लॉजिक का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड बताओ कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब एक बताओ कि जो पोलर आइस कैप्स होता है, ठीक है, जो भी आपका फ्रीज वाला मतलब वाटर है, ठीक है, जो आइस कैप के अंदर आपको वाटर मिलेगा, यहाँ पर बोलना है कि द अमाउंट ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। कह ग्राउंड वाटर से ज़्यादा जो है आइस कैप में और क्या कहते हैं आपका ग्लेशियर में मिलेगा, ये बात बोल रहा है। और ये बात आपका बिल्कुल ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आर्टिक पूरा ही बर्फ से ही मिलेगा आपको, ठीक है, अंटार्कटिक भी बर्फ का ही मिलेगा आपको पूरा, ठीक है, मतलब बर्फ मतलब आइस कैप के अंदर ही मिलेगा आपको सब कुछ। तो सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ मिलेगा, आइस कैप के अंदर है ना, ठीक है। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। और डाटा आपको याद भी रखना है दोस्तों, पूरा ही डाटा आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, वैसे फर्स्ट रॉन्ग है तो इसका आंसर क्या आएगा, बी इज करेक्ट होगा। और इसका मैं वैल्यू एडिशन में करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो, तो इसका ओनली 2 इज करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 के अंदर बोला था कि रिवर और लेक्स के अंदर ज़्यादा होगा, ऐसा गलत है। ग्राउंड वाटर के अंदर ज़्यादा होता है। ग्राउंड वाटर के अंदर आपको 30% वाटर मिलेगा, ठीक है, फ्रेश वाटर मिलेगा। और एक मिनट और, यहाँ पर फ्रेश वाटर की बात करिए क्या, नहीं, विद रेफरेंस टू वाटर बोला है सिर्फ, ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं बोला, ठीक है। तो 30% वाटर मिलेगा। रिवर से लेक के अंदर सिर्फ 0.3% है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 के अंदर आइस कैप्स के अंदर और ग्लेशियर्स के अंदर ज़्यादा पानी मिलेगा ग्राउंड वाटर से। ग्लेशियर के अंदर 68.7% वाटर मिलेगा फ्रेश वाटर, और ग्राउंड वाटर के अंदर 30%, जो वही डाटा भी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो अर्थ का अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ओशियन में सबसे ज़्यादा वाटर मिलेगा 97.2%, दैट इज सलाइन है वो। फ्रेश वाटर सिर्फ 2.8% है, ठीक है। और फ्रेश वाटर में भी 68.7% जो है आइस में है, और 30% ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। चलो तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 10 में बोला है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ बोला है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवर्स करता है एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। पूरा ही लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन ये, ठीक है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है ना तो आप इसे आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। हाउ, देखो दोस्तों, यूपीएससी ने इसे क्वेश्चन को ठीक करना था, उसने कोई नंबर ही नहीं दिया। उसने क्या बोल दिया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये रिवर्स कर जाता है एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स में। मतलब फ्यू का इस्तेमाल कर दिया, मतलब कुछ 100,000 ईयर्स में। और ऐसे नहीं बोला कि बहुत कम टाइम बोल रहा है, 1000 ईयर्स बोल दिया, तो मतलब करता तो होगा इसका मतलब, है ना। नंबर्स भी नहीं बताया आपको। और हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो रिवर्स तो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, फील्ड तो रिवर्स कर सकता है, कोई स्टैटिक पार्ट थोड़ी ना है ये।
अब आगे ये बोला है सेकंड में, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी को ये स्टेटमेंट गलत करना था, तो उसने क्या करा, 54% डाटा यूज कर लिया ऑक्सीजन का, और ये बोल दिया कोई कोई कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही नहीं थी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही नहीं थी, ठीक है, जब अर्थ जो है क्रिएट हो रहा था। तो स्टेटमेंट इसे यूपीएससी को गलत करना था, उन्होंने दो डाटा यूज करा, 54% और नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, सेकंड काटो। थर्ड बोल रहा है व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आए, ठीक है, ओरिजिनेट उनका ओरिजिनेशन हुआ, तो उन्होंने अर्ली एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। भैया क्यों, CO2 वो एक्सेल करने लगे, O2 वो इनहेल करने लग गए, ठीक है, तो अर्ली एटमॉस्फेयर को तो करेंगे ना, क्या करेंगे, मॉडिफाइड, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा सी, 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप देखो, यूपीएससी को ये क्वेश्चन ठीक करना था, उसने यूपीएससी ने क्या यूज वर्ड का इस्तेमाल करा, माइट। किस वर्ड का इस्तेमाल करा, माइट, कि माइट हो सकता है, पॉसिबिलिटी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हैव इन्फ्लुएंस, और देखो सेकेंड वर्ड इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है भाई, ठीक है, इन्फ्लुएंस तो मैं भी आपको कर रहा हूँ, है ना, आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, चाहे थोड़ा बहुत ही कर रहा हूँ, है ना। चलो ये तो आपको पता होगा कितना इन्फ्लुएंस हो रही है ना, आप मेरे से कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हो एग्जाम के लिए। जो माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कह रहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियर साइकिल, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इवोल्यूशन और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो बिल्कुल दोनों ही करेक्ट होंगे। और आपको पता है कि वह ग्लेशियर साइकिल, अगर देखो बर्फ पिघल रही है, स्नो पिघल रहा है आपका, ठीक है, या फिर फ्रीज हो रहा है, उससे भी इम्पैक्ट होगा इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से तो वही है भैया, पहले एक जगह थी सारा पूरा आपका लैंड, अब अलग अलग हो गया, ठीक है, कॉन्टिनेंट बढ़ गए एंड क्लाइमेट चेंज हो गया पूरा, है ना सबका। चलो, तो इम्पैक्ट तो पड़ा ऑर्गेनिज्म के ऊपर, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब ये भी आपका करेक्टली मैच वाला क्वेश्चन है, और 2013 का क्वेश्चन है ये। यहाँ बोला है ज्योग्राफिकल फीचर और रीजन दिया है। यही बात मैं अभी आपको 24 का क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था, बोल रहा था कि भाई देखो पहले क्वेश्चन पूछते थे ज्योग्राफिकल रीजन और उसका फीचर, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये, और अभी यदि यही पूछ रहे हैं कि फोल्ड होगा, ब्लॉक माउंटेन होगा, यही पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो एटलस माउंटेन, किसको नहीं पता कहाँ पर है ये, अब बताओ दोस्तों, किसको नहीं पता कि कहाँ पर है ये, ठीक है। आपको पता है कि हाँ अफ्रीका में है, और देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही करेक्ट निकालना था, और एटलस माउंटेन सबको पता है यहाँ अफ्रीका के अंदर है, तो इसका आंसर आ गया ना हमारे पास, इसका आंसर इजीली आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें बाकी सब भी करेक्ट करना है ना भाई, हमें बाकी सब भी करेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एग्जाम में नहीं बैठे हम। तो कह रहा है ये एब्सिनियन प्लेट्यू कहाँ मिलेगा, एब्सिनियन प्लेट्यू, तो ये याद कर लो दोस्तों, ये इथियोपिया में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इथियोपिया में मिलेगा, ये बिल्कुल याद कर लो, यूपीएससी पूछ सकता है। और गोयना हाईलैंड्स, ये गोयना हाईलैंड्स आपको मिलेंगे ब्राज़ील में दोस्तों, कहाँ मिलेंगे, ब्राज़ील के पास। और ओवकांगो बेसिन, ये कहाँ मिलेगा, तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। और एटलस माउंटेन्स तो आपको पता ही है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी 2013 का क्वेश्चन है। अब ये बोला है विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि इनमें से जो है, यहाँ पे जो भी रखा आपको फैक्टर्स, कह रहा है बताओ इनमें से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा डायनेमिक चेंजेस लाने में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्सिबल, 0.1% भी रिस्पॉन्सिबल होगा डायनेमिक चेंजेस लाने के लिए अर्थ पे, तो यस इसका आंसर वो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अरे थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है डायनेमिक चेंज लाने में, जियो थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं होगा तो किसका होगा भाई, प्लेट मूवमेंट इनका भी होगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सबका ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, नहीं होगा, सारे ही इसका आंसर होंगे,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोचकर सोल्व करा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कह रहा है इनमें से फॉलोइंग सेट्स बता दो, एलिमेंट्स बता दो जो रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब एक बात बताओ भैया, हमें लाइफ जीनी है तो हमें कौन कौन सी इनमें से एलिमेंट्स की या फिर बोल सकते हो गैसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, आप बताओ दोस्तों। इनमें से सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अगर हमें ओरिजिन चाहिए लाइफ का ऑन अर्थ तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर। कार्बन चाहिए भाई, बिना कार्बन के तो कुछ बन ही नहीं रहा, सब में कार्बन मिलेगा, आपकी बॉडी में भी, मेरी बॉडी के अंदर भी, इवन जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो सब में कुछ ना कुछ कार्बन है। ठीक है, 78% ऑफ भारत नाइट्रोजन ही है, 78% तो नाइट्रोजन ही है हर जगह। अच्छा, वाटर कैसे बनेगा, वाटर कैसे बनेगा, H2O, मतलब हाइड्रोजन भी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन भी चाहिए। अब देखो फर्स्ट वाले में बोला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, सोडियम की हमें जरूरत नहीं है, कट मारो। कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, अरे ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर ये जरूरत नहीं है। पोटेशियम की, अरे नहीं जरूरत भाई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, चलो ओरिजिन की बात हो रही है, ध्यान रखना ओरिजिन इन्हीं से होगा स्टार्ट, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के, तो बताओ आपको पता है हीलियम बना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये क्वेश्चन है पोल स्टार के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, पोल स्टार का आपको पता है ना, इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पोल स्टार को देखोगे तो आप मालूम कर सकते हो कि नॉर्थ का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये कह रहा है एक पर्सन जो है शूट कर रहे हैं एक डेजर्ट में ऑन द डार्क नाइट, और रीच करना चाहते हैं अपने विलेज में जो कि सिचुएटेड है 5 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग, जहाँ भी वो खड़ा है व्यक्ति, उसके 5 किलोमीटर ईस्ट में उसका जो है विलेज है। ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट में। कह रहा ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट, कह रहा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि भैया उनको डायरेक्शन किधर जाना है उनको ईस्ट में, है ना। तो बट उन्होंने लोकेट कर लिया पोल स्टार को। द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज इज टू वॉक इन दी। अब उनको 5 किलोमीटर ईस्ट में जाना है इस व्यक्ति को, लेकिन इसने पोल स्टार देख लिया, नॉर्थ स्टार देख लिया। ठीक है, अब इसने फाइंड आउट कर लिया, अब इसको चेक करना है कि भैया मुझे किधर जाना है। इसने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इनके पास, अब इन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि हमें किधर जाना है। तो भैया अब एक बात आओ, आपने नॉर्थ पार्ट फाइंड आउट कर लिया ना, नॉर्थ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और जिधर किधर वो डायरेक्शन है नॉर्थ फाइंड आउट करा, तो वो किधर किधर जाएंगे, अपने लेफ्ट में नहीं जाएंगे। अगर पोल स्टार उन्होंने देख लिया तो अपने लेफ्ट में जाएंगे तो ईस्ट में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, यस और नो। चलो चलो भैया, हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 16, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज इक्वेटर पास। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि कौन सा इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर जो है पास करती है, और इसके लिए मैपिंग करनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए, कि इक्वेटर पास करती नहीं करती। ठीक है, तो इनमें से बताओ कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर पास करती है। तो देखो आपको पता है कि इंडिया के जस्ट नीचे से इक्वेटर पास करती है। ठीक है, इंडिया के जस्ट नीचे से इक्वेटर पास करती है, और नीचे आपको हल्का सा इंडोनेशिया भी मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, और कोलंबिया और केनिया भी है जहाँ से इक्वेटर पास करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक बात और, आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया मलेशिया से, जाम्बिया से, ब्राज़ील से इक्वेटर पास करती नहीं करती, सूडान से, मलेशिया से, वेनेजुएला से, इथियोपिया से, इंडोनेशिया से, इन सब का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं 16 का एक बार आपको माइंड पर दिखाई देता हूँ। तो इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है। ठीक है, यहाँ से 13 कंट्री जो है क्रॉस करता है, ये 13 मतलब 13 कंट्रीज को ये क्रॉस करता है। ठीक है, और फास्टेस्ट रोटेशनल स्पीड आपको इक्वेटर पे ही देखने को मिलेगी, और पोल पे सबसे कम। और यहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है कब, जब इक्विनोक्स बनता है। ठीक है, ये भैया आपको मैंने पढ़ा रखा है। और यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, और हाई टेम्परेचर मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, हाई प्रेसिपिटेशन मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, सब पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री है जहाँ से आपका जो है इक्वेटर पास होता है, कोलंबिया, साउथ अमेरिका, और केनिया, अफ्रीका। ठीक है, जो कि आप सॉरी
कोलंबिया आपका साउथ अमेरिका के अंदर ये बोल रहा है, ठीक है। और केन्या और अफ्रीका आपका सॉरी केन्या आपका अफ्रीका में है, ठीक है। और नायरोबी के पास भी निकल रहा है ये। इंडोनेशिया आपका एशिया में पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल आइसलैंड का ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ से इक्वेटर निकल रहा है। आल्सो ब्राजील, कोंगो और इक्वाडोर से भी निकल रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान आपको रखना है। चलो चलो, तो ये भी आपको वैल्यू एडिशन दोस्तों करते जाना है आपको माइंड मैप से, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन का माइंड मैप तो नहीं दिखा पा रहा आपको, लेकिन जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप पीडीएफ से ये माइंड मैप को वैल्यू एडिशन करते रहोगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। 17 बोल रहा है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? कह रहा है बिलो द मेंटल, आपको पता है ऊपर होता है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कह रहा है बिलो द मेंटल, ठीक है। जो भी कोर है वो किससे बना है? नाइफ ने सुनिए, नाइफ, निकल एंड फेरस। और फेरस किसे कहते हैं? आयरन को कहते हैं ना। आगे नहीं आ गया सही इसका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इससे इजी क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स हैं ये तो। और 2009 का क्वेश्चन है ये, और ये भी 2009 का क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, कह रहा है इन दी वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अकर अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट। और ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा चुका हूँ दोस्तों, मतलब ज्योग्राफी के स्टैटिक थ्योरी के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तो ये सारे मैं क्लाइमेट जोन्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं ना, ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। और आपको पता है जैसे कि सहारा डेजर्ट देख लो आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और अगर देखोगे तो इधर की तरफ साउथ अमेरिका में देख लो तो वेस्टर्न मार्जिन में मिलेगा, ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेगा, जहाँ पर जो है ट्रेड विंड बेल्ट चलती हैं। कौन सी वाली? ऑफ शोर ट्रेड विंड चलती है यहाँ पर, ठीक है, ऑफ शोर। जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पर डेजर्ट फॉर्म हो जाता है और हाई प्रेशर जोन भी बन जाता है ये, और कोल्ड करंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है दोस्तों कि इन इंडिया ईस्ट हिमालयन रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड्स। कह रहा है ईस्ट हिमालयन रीजन जो है इधर की तरफ वाला, ईस्ट वाला, ऐसा मतलब ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो कह रहा है ईस्ट हिमालयन रीजन जो है हाई रेनफॉल इनको यहाँ पर होती है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड्स। कह रहा नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है। और ये मैंने अभी रेनफॉल वाले मानसून वाले चैप्टर में पढ़ाया आपको ज्योग्राफी के अंदर। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ज्योग्राफी के मानसून में पढ़ाया था मैंने आपको, मानसून को डेप्थ में पढ़ाया है। अभी मैंने वीडियो अपलोड भी करी थी, अगर आपने नहीं देखे ना दोस्तों, तो मैं सही बता रहा हूँ अपना लॉस कर रहे हो आप एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ आपको एग्जाम रिलेवेंट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बे ऑफ बंगाल ब्रांच पढ़ाई थी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल लेकर आती है, और सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो मासिन राम में होती है, मेघालय में चेरापूंजी बोल सकते हो, हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच यहाँ पर जो है हाई रेनफॉल कराती है यहाँ पर, और ये ईस्ट हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो तो ये गलत हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोला है नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है सबसे ज़्यादा, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा आंसर? ए इज करेक्ट। और मैं आपको इसका माइंड मैप भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो, कह रहा है ईस्ट हिमालय में हाई रेनफॉल होती है। एक्चुअली साउथ वेस्ट हिमालय गेट रेन, ईस्ट हिमालय रिलेटिवली ड्रायर, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग सम विंटर रेन। चेरापूंजी देखो मैंने बताया था, चेरापूंजी इन मेघालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ठीक है। मतलब चेरापूंजी में होती है, मेघालय में होती है सबसे हाई रेनफॉल, और वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा रेनफॉल होती है। रीजन क्या है? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और STWJ की वजह से भी, ठीक है, और TEJ की वजह से भी। अभी TEJ और STWJ क्या होती है, ये सब मैंने आपको मानसून वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल डेजर्ट मिलेंगे वेस्टर्न मार्जिन में, जैसे सहारा हो गया, आटाकामा हो गया, नामिम्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड ओशन करेंट्स मिलते हैं, जैसे पेनिनसुला हो गया, कैनरी करंट हो गया, ये भी आपको मैंने भी पढ़ाया था। और यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स होते हैं जो ऑफशोर होते हैं, ऑफशोर। अभी ऑफशोर और ये ऑनशोर क्या होते हैं? ऑनशोर होते हैं जो ओशन से आ रहे हैं विंड्स, ठीक है, तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आते हैं।
ऑफशोर जो कॉन्टिनेंट्स से आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट से इनका ओरिजिन होता है, तो उनके पास लेस मॉइस्चर होता है, और ये रेन शेडो ऑफ एरिया के अंदर भी आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, डेजर्ट फॉर्मेशन आपको फैक्टर मिलेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पर मिलेगा 20 से 30 डिग्री लेटीट्यूड में। कोल्ड ओशन करेंट्स मिलेंगे, रेन शेडो इफेक्ट होता है कॉन्टिनेलिटी की वजह से भी। ठीक है, यहाँ पर ओशन पास में नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह नहीं मिलता, विंड पैटर्न की वजह से भी, जैसे ऑफशोर विंड आ रही है तो डेजर्ट फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 19। ठीक है, 18 हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पर है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। तो यहाँ पर देखा लिस्ट 1 में ज्योग्राफिक फीचर और लिस्ट सेकंड में रखा कंट्री। ठीक है, ज्योग्राफिक फीचर और कंट्री दे रखा है, देखते हैं। कह रहा है विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ग्रेट कैनियन जो है कनाडा के अंदर है, और लेक विनीपेग ये आपको न्यूजीलैंड में है, और सदर्न एल्प्स जो है यूएसए में। अब बताओ, एल्प्स माउंटेन वाला क्वेश्चन अभी आपने करा था ना, और मैंने आपको दोस्तों बताया भी था दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और यहाँ पर रिपीट भी हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, अरे सॉरी ये क्वेश्चन जो है मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है मैच द फॉलोइंग करनी है। ठीक, करेक्ट वाला नहीं है ये। ठीक है, तो वैसे ये PYQ ही है जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था जो इससे पहले। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन आपका जो है 2009 से जो है रिपीट हुआ था आपका 2024 में भी, और जो इसके बीच में क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है, वो यहीं से आया है। तो आप बताओ एल्प्स कहाँ मिलेंगे आपको, अब बताओ एल्प्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो भी सदर्न एल्प्स। ये वाला एल्प्स की बात नहीं कर रहा है ना, हम यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बोल रहा है सदर्न एल्प्स कहाँ मिलेंगे। तो सदर्न में आपको कहाँ, कौन सा कंट्री मिलेगा सदर्न में? न्यूजीलैंड मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, कनाडा मिलेगा, यूएसए मिलेगा। सदर्न में ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड मिलेगा। ठीक है, और ये जो है न्यूजीलैंड में है। ठीक है, तो डी का 3 आना चाहिए आंसर, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। और यहाँ पर बोल जाएगा कि ए का जो है फर्स्ट ही है आंसर। दैट मीन्स कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका, अब बी और सी चेक करना है। वो ग्रैंड कैनियन, ये किसको नहीं पता, ये यूएसए के अंदर है, किसको नहीं पता भाई, बहुत फेमस है ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए। तो बी का क्या होगा दोस्तों, बी का 4 होगा। तो बी का 4 कहाँ पर है, इसमें है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नहीं आएगा। ठीक है, और लेक विनिपेग कहाँ मिलेगा आपको, कनाडा के अंदर। ये सब याद कर लो दोस्तों, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर तो अभी 295 पे क्वेश्चन आया है ना। चलो, तो ये कह रहा है, और आपको मैंने वहाँ पर वैल्यू एडिशन में कहा रहा था कि इसको एल्फ्रेड वेजनर ने दिया है, कब दिया था, 1912 में। ठीक है, तो मैंने तभी कराया था। कह रहा करेक्टली मैच बता दो, तो बताओ दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का तो पहले ही गलत दे दिया, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा इसका मतलब, है ना। और थर्ड बचा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो है किसने दिए, अल्बर्ट आइंस्टीन दिए। ये बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए, और यहाँ पर नन वाला तो कोई आंसर ही नहीं है, तो डेट मीन्स कि भैया ऑटोमेटिक 30 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता भी ना हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिए, आइंस्टीन ने खोज करी है इसकी, या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन आइंस्टीन का था, ठीक है, तब भी आप इसका आंसर निकाल लोगे, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडविन हब्बल ने यूनिवर्स के एक्सपेंशन की थ्योरी दी थी, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की जो है थ्योरी दी थी, किसने, एडविन हब्बल ने। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्वैपिंग करिए यूपीएससी ने, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जियोलॉजिक फीचर कैन बी सीन ऑफ आर रॉकी कोस्ट। रॉकी कोस्ट का पता, रोक सॉरी सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है जियोलॉजिक फीचर बता दो जो कि देखने को मिलेगा एक रॉकी रॉकी कोस्ट में। ठीक है, ऑफ अ रॉकी कोस्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस फीचर देखने हैं आपको कौन कौन से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कह रहा वेव का ट्रेस देखने को मिलेगा, रॉकी है तो वेव लेकर आ रही है तो टेरेस को कट कर देगी। ठीक है, चलो ये हो सकता है। ठीक है, सी आर्क और स्टेक्स देखने को मिलेंगे, अच्छा सी आर्क भी बनेगा और यहाँ पर स्टेक्स भी बनेंगे, अगर क्या पता बनता हो। ठीक है, वो ओशियन के करंट से। ठीक है, और वेरियस बार्स भी देखने को मिलेंगे, लगून्स भी देखने को मिलेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि भैया क्या नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, रॉकी है तो क्या देखने को नहीं मिलेगा, सब में देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। सिंपल,
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। अरे बताओ दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ? इक्वेटर वाला क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, हैं? अब बताओ इनमें से कौन सा नहीं होगा? अभी हमने पढ़ा था कि भाई मनीला का तो ऐसा था ही नहीं, मनीला था ही नहीं वहाँ पर, ऑप्शन में मनीला था ही नहीं। 13 कंट्रीज हमने पढ़ी थी ना, ये 13 कंट्री से जो है क्या कहते हैं आपका इक्वेटर पास हो रहा है। और यहाँ पर बोला सिटी, ध्यान रखना सिटी नियरेस्ट, कौन सी सिटी जो है नियरेस्ट है इक्वेटर के, तो इसका आंसर दोस्तों सिंगापुर है। सिंगापुर जो है नियरेस्ट में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। अरे वाह, कह रहा भैया जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ठीक है, उसमें से कौन सा जो है इनमें से स्टेट्स जो है उसके नज़दीक में है। तो दोस्तों ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यूपीएससी खैर अब तो ऐसा कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछ नहीं रही है ना, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, और ये है इसका आंसर बेरिंग स्टेट। और बेरिंग स्टेट पता है ना आपको किन कंट्रीज के बीच में है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बेरिंग स्टेट किस देश के बीच में है, अलास्का रसिया के बीच में है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। बाकी मैं 23 का मैं आपको यहाँ पर माइंड में दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये रहा। तो इंटरनेशनल डेटलाइन होती है अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री मेरिडियन होता है, और बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन अलास्का एंड रसिया देखने को मिलेगा। अलास्का पहले रसिया का ही था, लेकिन इसको बेच दिया था रसिया ने यूएसए को, तो यूएसए का पार्ट हो गया ये, ठीक है। और मलक्का स्टेट का भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया है ना। और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी आपको पता होना चाहिए, फ्लोरिडा है क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में, और जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लोकेशन सारी। क्वेश्चन नंबर 24, अब आते हैं 24 पे। यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो आपको आंसर सॉरी आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली 1475 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 1475 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली का इस्तेमाल कर लिया यूपीएससी ने, दैट मीन्स कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर नहीं होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन यूपीएससी ने अप्रोक्सीमेटली का इस्तेमाल कर लिया, तो बिल्कुल ठीक है। और से याद भी कर लो, ये 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ, बिल्कुल याद कर लो दोस्तों। और पता है ये 2005 का क्वेश्चन है, क्या रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू द वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज 1:4 कह रहा है। जो रेशियो है अगर आपको देखोगे लैंड एरिया का, ठीक है, ये लैंड एरिया इसको हमने ऐसे नोट कर दिया, कह रहा टू द वाटर एरिया जो है ये क्या है 1/4 है। अब एक बात बताओ दोस्तों, आप मुझे खुद बता दो, अगर आप ओशन देखोगे है ना लैंड और वाटर का, तो ये आपको 1/4 दिखता है क्या? है 1/4 दिखता है क्या? बताओ। आपको पता है कि 71% अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो 71% जो है अर्थ सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है, तो ये क्या 1/4 होगा इसका? गलत। कह रहा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज द पैसिफिक ओशन, और सबको पता है सबसे बड़ा ओशन कौन है, कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, तो इसका आंसर आया नहीं आया 1 and 3 ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कॉन्टिनेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड, ठीक है। कह रहा कॉन्टिनेंट्स हमने दे रखे हैं आपको, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है आपको, ऑफ कैसे करना है, तो उनका परसेंटेज लो अर्थ लैंड का, मतलब उनका जो सरफेस एरिया उनके पास लैंड का, अर्थ का लैंड का, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे कर दो। तो आप बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कौन सा इनमें से सबसे बड़ा होगा? बताओ। आपको सबको पता है कि भैया इनमें से अगर आप देखोगे तो अफ्रीका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका दे रखा है, तो अफ्रीका तो इनमें से बड़ा ही होगा, तो इनमें से तो बी और डी ही इसका करेक्ट होगा, मतलब सी तो इसका आंसर नहीं होने वाला, ए बी इसका आंसर नहीं होने वाला।
फिर बोल रहा है नॉर्थ अमेरिका, इसमें भी और इसमें भी, चलो नॉर्थ अमेरिका। फिर कह रहा साउथ अमेरिका, और यहाँ पर दे रखा है यूरोप। अरे यूरोप और साउथ अमेरिका की टक्कर होगी, है ना। और अ, यहाँ पर लिखा फोर्थ में यूरोप, और यहाँ पर लिखा साउथ अमेरिका। बताओ साउथ अमेरिका बड़ा होगा या यूरोप बड़ा होगा? आप मुझे बता दो दोस्तों। भाई साहब यूरोप तो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा साउथ अमेरिका है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। 26 कह रहा है वेयर इज माउंट एंड हेलेंस सिचुएटेड। जब माउंट हेलन, सॉरी, सेंट हेलेना माउंटेन की बात पूछ रहा है ना। और सेंट हेलेना माउंटेन तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ते हो, है ना। तो ये कहाँ पर है तो दोस्तों, ये यूएसए के अंदर है, फैक्चुअल है, इसको याद कर लेना, ठीक है। 27 इजी क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है, और मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक से इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बेसिक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे करना ही चाहिए आपको, और बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फॉर्म होती हैं एट द सरफेस और सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। सही बात है, बिल्कुल। सेडिमेंट्री रॉक्स ऊपर समझ लो माउंटेन से आ रही हैं, और सेडिमेंट जो है यहाँ पर लेयरिंग होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, बिल्कुल सही है। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। कह रहा हाँ वेदरिंग से होती है, हाँ जी होती है। क्या सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल, बिल्कुल। बेड ऑफ लेयर बन जाता है, बेड ऑफ लेयर बन जाता है सेडिमेंट्री से का, और इसके अंदर फॉसिल दब जाते हैं, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स टाइपिकली अकर इन द लेयर्स, हाँ लेयर्स के अंदर दब जाते हैं ना भैया, बिल्कुल। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सारे ही करेक्ट है। 28 फिर देखो वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। कह रहा है वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन दी, कह रहा है बाल्टिक सी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर, और कैरेबियन सी के अंदर, और कैस्पियन सी के अंदर। बताओ कह रहा है इनमें से कहाँ पर जो है वोल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों बाल्टिक सी। ब्लैक सी के अंदर आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल जाएगा, कैरेबियन सी के अंदर ही मिल जाएगा, कैस्पियन सी के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन बाल्टिक सी में नहीं देखने को मिलेगा। इसको भी याद कर लो दोस्तों, ठीक है। और बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको पता होना चाहिए, और ब्लैक सी के भी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसका मैं अगर 28 का आपको माइंड मैप दिखाऊं तो देखते हैं इसके अंदर क्या हम और वैल्यूडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सी के अंदर कोकस या फिर बोल सकते हैं कोकसस माउंटेन्स हैं, कैरेबियन में लेसर एंटिल्स आर्क है, और कैस्पियन में ईरान है, तो दामावंद कोई मतलब वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। और बाल्टिक में कोई नियर बाय प्लेट बाउंड्रीज नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्लेट बाउंड्री होगी तभी तो वोल्केनिक इरप्शन होगा। अच्छा, अगर आप ग्लोबल वोल्केनिक डिस्टर्बेंस देखोगे तो डाइवर्जेंट बाउंड्री के ऊपर आपको मिड ओशनिक रीजेस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर आपको सबडक्शन जोन देखने को मिलेगा, हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा हवाई, और है ना हवाई वाले एरिया के अंदर। सर्कम पैसिफिक में 75% ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होता है, और अर्थक्वेक भी सबसे ज़्यादा यही आता है। और मिड अटलांटिक रेंज कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक्स हो रही है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, प्लेट का बीच में डाइवर्ज हो रहे प्लेट्स, है ना। चलो, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आपको डेप्थ में पढ़ा चुका हूँ ये सब, है ना, ज्योग्राफी के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 29 और 2001 का क्वेश्चन है, और अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन है। और देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कौन किससे करते हैं? हम मर्कली स्केल से करते हैं। और ये भी मैंने आपको जब मैं 23 का आपको अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपका ये वैल्यू एडिशन करवाया था, और ये हमारा करेक्ट हो गया। कह रहा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज। कह रहा एनर्जी जो रिलीज होती है ना, उसके अंदर जो है हम चेक कर लेते हैं, मतलब ये कह रहा है उसका हम मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ मैग्नीट्यूड इज द एनर्जी रिलीज्ड, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका हम मैग्नीट्यूड के अंदर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ही होता है, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नंबर स्टडी 3 में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक वेव्स। अब बताओ दोस्तों ये करेक्ट है या नहीं? ये बिल्कुल बात सही कह रहा है भैया। जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, कितना भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए, वो डिपेंड करता है कि भैया क्या एम्पलीट्यूड है अर्थक्वेक वेव्स का, कितना अर्थक्वेक वेव्स जो जनरेट हुए, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या है उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल बात सही है। और देखो ऑप्शन के अंदर
सारे वाले तो है ही नहीं, मतलब 1 to 4 वाले तो ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर होने वाला है ए। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ इसका मतलब गलत होगा। कह रहा है एवरी इंटीजर ऑन रिक्टर स्केल shows 100 टाइम्स इंक्रीज इन द एनर्जी रिलीज। और भैया, और आपको पता है रिक्टर स्केल का मेजरमेंट आपको पता है कि कितना होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो यूपीएससी को गलत करना था तो उसने नंबर का इस्तेमाल करा, 100 यूज कर लिया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, और ये 100 नहीं होता, ये 32 के आसपास होता है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर हमारे यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो है जियोमॉर्फोलॉजी के कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं ओशिनोग्राफी। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। तो कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और सिलेक्ट, आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये भी आपका मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है जो माउंट रेनियर है, ठीक है, बताओ कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैच करना है ना। और इतना कहाँ मिलेगा, वोल्केनो और क्या है पेरिक्यूरिन और ताल। तो ये सब भी दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। तो माउंट रेनियर जो है, इतना पढ़ते हो आप, यूसी के अंदर ही है ये माउंट रेनियर। ठीक है, तो भैया इसे काटो। ठीक है, इसे कैसे काटो, यहाँ पे भी तो 4 है, यहाँ भी तो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो फिर सिर्फ ओनली सी कटा, माउंट रेनियर से ओनली सी कटा। ठीक है, और बताओ दोस्तों इतना कहाँ पर है, इतना कहाँ है, इतना दोस्तों इटली में, इतना इटली। तो बी का क्या होगा 1, तो बताओ बी का 1 कहाँ पर है, सिर्फ इसके अंदर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। और सी का क्या होगा दोस्तों, पेरिक्यूरिन कहाँ होगी, तो मैक्सिको के अंदर है। ताल कहाँ है, फिलीपींस में, याद कर लो ताल कहाँ है, फिलीपींस में, याद कर लो उसको यहीं पे, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो हमने 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए जियोमॉर्फोलॉजी के। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको वैल्यू एडिशन करवाया, हर एक क्वेश्चन का मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराया। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को मैंने डेप्थ में आपको समझाया है दोस्तों, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कराई है हर एक क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से पीवाईक्यू सोल्व करते हैं, तभी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। ठीक है, अब आते हैं हम ओशिनोग्राफी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और ओशिनोग्राफी के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखो ना, तो टोटल अब तक सिर्फ यूपीएससी ने 13 क्वेश्चन ही पूछे हैं। ठीक है, और एक चीज और, ओशनोग्राफी के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मूवमेंट, रिलीफ, टेम्परेचर, ठीक है, सैलिनिटी ऑफ द ओशन, मतलब टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारा खेल ओशंस के ऊपर है यहाँ पर। और देखोगे आप लास्ट टाइम पे 2023 में क्वेश्चन आया है ओशनोग्राफी के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा यूपीएससी ने पूछा है 35 ईयर्स के अंदर, वो है 1997 का। तो चलो इसके भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द ओशिनोग्राफी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है असर्शन रीजनिंग का है, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपको दे रखा है, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। अब स्टेटमेंट सेकंड है आपका, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब देखो दोस्तों, स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल डायरेक्ट है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट होता है ना वाटर का, वो ज़्यादा होता है लैंड सरफेस से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है भैया ये वाटर है और ये लैंड है। ठीक है, ये लैंड है और ये वाटर है। ठीक है, अब वाटर में ना आपको डेप्थ तक जो है हीट पहुँचानी पड़ेगी, इंसुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके जो है अपर लेयर ऑफ वाटर जो है वार्म होना स्टार्ट होगा। लेकिन लैंड जो है सॉलिड होता है, इसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, और उसके अपर लेयर जो है ना बहुत जल्दी आपका जो है वार्म हो जाएगी। और जल्दी ये वार्म होती है ना, मतलब लैंड सरफेस आपका सॉलिड पार्ट, वो उतनी जल्दी है दोस्तों कोल्ड भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठंडा भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वाटर को गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये गर्म में ज़्यादा देर तक रहेंगे। ठीक है, एज कंपेरिजन टू लैंड सरफेस। क्यों, क्योंकि वाटर को गर्म होने में समय लगा है, तो ये अपनी स्पेसिफिक हीट को मतलब लूज होने में भी बहुत समय लगाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की ज़्यादा होती है,
लैंड सरफेस से, बिल्कुल ठीक है। और स्टेटमेंट वन में बोल रहा है जो टेम्परेचर कंट्रास्ट होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बीच में, ये बोला ग्रेटर होता है समर में, समर देन इन विंटर। और ऐसा गलत है, ठीक है, क्योंकि विंटर में ज़्यादा होगा कंट्रास्ट। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे? देखो दोस्तों, समर में क्या है, समर में आपको पता है मोर इंसुलेशन होगी, ठीक है, डे डे आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, नाइट से, ठीक है, डे इज ग्रेटर देन नाइट, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे जो है सनरेज रहेंगे, डायरेक्ट पड़ेंगी, और ओशन पे पड़ेंगी, और लैंड पर भी। होगा क्या, जो लैंड है डे टाइम में जो हीट कर जाएगा बहुत जल्दी, है ना, और जैसे नाइट होगी ये लूज भी करेगा हीट को फटाफट, ठीक है। लेकिन समर में ही जो ओशन है इसको ड्यूरिंग द डे जो है वार्म होने में समय लगेगा, है ना, और नाइट में ये वार्म हो जाएगा, और पूरी रात जो है गर्म रहेगा एज कंपेरिजन टू लैंड, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आओ विंटर में। विंटर में क्या होगा, देखो, विंटर में इंसुलेशन कम हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रहे सोलिड पे, तो यहाँ पर जो है लैंड को, मतलब जो है डे में जो है वार्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि डे डे टाइम में जितनी भी सनराइज आ रही है लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में वाटर देखोगे या ओशन देखोगे तो इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सनराइज डायरेक्ट नहीं आ रही एक तो, है ना, और इंटेंसिटी भी कम हो गई। तो कंट्रास्ट जो है विंटर में ज़्यादा देखने को मिलेगा बिटवीन द लैंड एंड ओशन। लेकिन समर में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि समर में मतलब जो सनरेज हैं वो ओशन पे भी उतनी ही पड़ रही हैं, या फिर बोल सकते हो इंटेंसिटी उतनी ही है ओशन के लिए भी और लैंड के लिए भी। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो समर में कम रहेगा इनके बीच में, लेकिन लैंड में ज़्यादा हो जाएगा, ओ सॉरी विंटर में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, विंटर में कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ फर्स्ट वन जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका आंसर स्पेसिफिक हीट ही है, रीजन तो स्पेसिफिक हीट ही होता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉल्स है, तो फर्स्ट फॉल्स होने की वजह से हमारा आंसर आएगा डी, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन सिर्फ डी के अंदर है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इजी होते हैं, मैं इसका आपका माइंड मैप भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है स्टेटमेंट 1 एंड 2, और यहाँ पर देखो दोस्तों इन्होंने गलत दे दिया है, यहाँ पर फॉल्स होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो हाँ, समर में लैंड जो है हीट करेगा फास्टर, है ना, तो ये उसकी कंपेरिजन में बोल रहा है, कंपेरिजन में ले लिया इसने आंसर, लेकिन कंट्रास्ट की बात हुई है वहाँ पर, तो वो विंटर में होता है वो चीज़, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ करेक्शन कर दिया है, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, 2020 में आया ये, कह रहा है विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर, ठीक है, OMT आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में, ओशियन मीन टेम्परेचर, इसका ग्राफ भी पढ़ते हो आप दोस्तों, ठीक है। मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो याद करने की कोशिश करो। तो करेक्ट पूछा है यहाँ पर, कह रहा ओमटी इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during जनवरी टू मार्च। अब देखो दोस्तों फिर रूल पे आ जाओ, यूपीएससी डाटा नंबर्स गलत करता है, और यहाँ पर तो कोई भी मतलब आपको रेंज ऑफ मीटर भी नहीं दे रखा, एग्जैक्ट 129 मीटर दे रखा है, तो ये पक्का पक्का गलत होगा। सेकंड में आओ, कह रहा OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज्ड इन assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। अब देखो सेकेंड वाला ये बोल रहा है कि जो हम ओशियन मीन टेम्परेचर को कलेक्ट करते हैं जनवरी और मार्च में, ये ओशियन का मीन टेम्परेचर कितना है, ये हमारी हेल्प करता है, कैन बी का इस्तेमाल करा गया अच्छे के लिए, मतलब पॉजिटिव वे में यूज़ करा गया है। कह रहा है ये हमारी हेल्प करता है एसेस करने में वेदर को, कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होने वाला मानसून के अंदर वो ज़्यादा होगा या कम होगा। और बिल्कुल बात सही है, यही हमारी हेल्प भी करता है, ठीक है। ये तो बहुत ही जनरल आंसर है ना, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है।
और उसको मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ही जनरल है ना? क्योंकि मैंने आपको अभी मानसून पढ़ाया है, अगर आपने नई वीडियो देखी, तो वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर हम कन्वेक्शन भी देखते हैं, टेम्परेचर भी देखते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है ना मानसून, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना ये 129 नहीं, ये 50 से लेकर 100 मीटर होगा, ठीक है? तो करेक्शन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल्स रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। कह रहा है जितने भी जो कोरल रीफ्स है ना, जो आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड के अंदर, और ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन वाले में, ठीक है? ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है? और सेकंड में बोल रहा है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अब देखो सबका जो है कोस्टल बाउंड्री है, कोई भी लैंडलॉक कंट्री इसमें नहीं है। इंडोनेशिया तो पूरा आइलैंड है, फिलीपींस पूरा आइलैंड है। तो यस, बिल्कुल यहाँ कोरल रीफ्स पाए जाएंगे, मोस्ट ऑफ दी 1/3 वो भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कोई छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है? बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। कोरल रीफ्स होस्ट far far a greater number of animal phyla than those hosted by tropical rainforest। अब देखो दोस्तों, ये भी ना बिल्कुल करेक्ट है और फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। कोरल रीफ के बारे में आप पढ़ते हो, हर साल न्यूज में रहता है ये, और एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हो दोस्तों। मैं एनवायरनमेंट में आपको ये पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? तो ये मैं आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा अभी कि जो एनिमल फाइला होता है ये होस्ट करता है कोरल रीफ्स सबसे ज़्यादा, अगर आप कंपेरिजन कर लोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी, ठीक है? अब ये एनिमल फाइला वगैरह क्या होता है, ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है, मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा अभी। तो हमारा थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो गया। और फर्स्ट हमारा देखना है कि जो कोरल रीफ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो ट्रॉपिकल वाटर में मिलेंगे। बिल्कुल करेक्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोरल जो ट्रॉपिकल वाटर्स होते हैं ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? और इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। वैसे हमारा आंसर हमें मिल गया है, डी होगा, और 1 2 3 इज करेक्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर माइंड में मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं ऐड कर दूंगा माइंड में बाद में इसके अंदर, डोंट वरी। कभी कभार क्या होता है कि मैं पीडीएफ बना रहा होता हूँ, है ना, और रह जाता है, ठीक है? हाँ, और ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, कोई बात नहीं। टाइड्स अकर इन दी ओशियंस, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। जो टाइड्स होते हैं हमारे ओशियंस के अंदर आते हैं एंड सीज के अंदर आते हैं, टू 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 विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है किन की वजह से आते हैं। और ये बहुत ही सिंपल, जेनरिक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, 2015 का क्वेश्चन है, और पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड है। क्यों? आपको पता है भैया सन की ग्रेविटेशन फोर्स से भी टाइड आएंगे, ठीक है? क्योंकि वो पुल करेगा, खींचेगा, मून भी खींचेगा, है ना? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ग्रेविटी से खींचता है तो ये पुल करता है बाहर की तरफ। और बिल्कुल बात सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3, डी इसका करेक्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। देखो 2014 के अंदर कोरल रीफ के ऊपर क्वेश्चन आया, और यूपीएससी ने दोबारा से ऐसे रिपीट करा, कब, 2018 के अंदर। तो भैया थीम तो रिपीट होते हैं ना, अगर आपने 14 के अंदर कोरल रीफ के बारे में पढ़ा और यहीं पे अगर आप वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको 2018 में हेल्प करता, है ना? मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन अभी सोल्व करे ना, तो ये क्वेश्चन आपको फर्दर आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, तो भैया कहाँ पर आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे? अब मैंने अभी आपको बताया था आइलैंड कंट्री है, वहाँ तो बिल्कुल मिलेंगे। तो निकोबार आइसलैंड, हमारे अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ क्यों नहीं मिलेंगे दोस्तों? बिल्कुल मिलेंगे। गल्फ ऑफ कच्छ, अरे वाह, गल्फ ऑफ कच्छ भाई कोस्टल वाला एरिया है, यस और नो, बिल्कुल मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार है, देखो तो खुद ही गल्फ है, बिल्कुल गल्फ ऑफ मन्नार आपको तो बताइए, राम सेतु है ना, ये सब है ना, क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा। सुंदरबन, अब ये देखो सुंदरबन डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा है, इंलैंड वाला पार्ट है ये, यहाँ नहीं मिलेगा, तो खुद काट दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3, बहुत ही सिंपल आंसर था, है ना? और आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ मिलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है अभी अभी, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ही पढ़ाया था मैंने तो अभी आपको, ठीक है?
ओशनोग्राफी के अंदर दोबारा पढ़ाऊंगा कि जहाँ पर कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिलते हैं, जहाँ पर दोनों ही टकराते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग होती है इनकी, वहाँ पर जो है फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। रीज़न क्या है? अपवेलिंग होती है वहाँ पर, ठीक है, अपवेलिंग होती है, ठीक है। तो और न्यूट्रिएंट्स ही बनते हैं यहाँ पर ना, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, दैट इज ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन बढ़ जाता है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स की वजह से फिशेस यहाँ पर इन्हें खाने आती हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है फिशिंग ग्राउंड बन जाता है ये पूरा। तो देखो दोस्तों, कहाँ पर करेंट्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करेंट्स मीट, वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करेंट्स मीट। यूपीएससी ने हिंट भी दे दिया आपको कि भैया होंगे तो करेंट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, वार्म एंड कोल्ड कोल्ड वाले ही होंगे, लेकिन आपको बस पकड़ना है एटमॉस्फेरिक होगा या ओशनिक करंट होगा, है ना, ओशनिक करंट होगा ना। फिशिंग आप एटमॉस्फेयर में करते हो क्या? ओशन के अंदर करते हो ना, तो सी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल, यूपीएससी ने आपको हेल्प करी है पूरी पूरी आंसर को फाइंड आउट करके देने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशियन करेंट्स। कह रहा इन्फ्लुएंस करते हैं, ये नहीं बोला कि भैया चलाते ही हैं ओशियन करेंट्स को, कह रहा हल्का सा इन्फ्लुएंस करते हो ना, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर वो होगा। कह रहा रोटेशन ऑफ अर्थ, अच्छा अर्थ के रोटेशन से, मतलब अर्थ ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है अपने आप में अपने एक्सिस में, तो उसकी वजह से जो है ओशन करेंट्स जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। अरे हाँ, थोड़ा बहुत भी होगा, बिल्कुल होता भी है। क्या एयर प्रेशर एंड विंड, अब बिल्कुल भाई साहब, प्रेशर पड़ेगा, विंड चलेगी, तो इसकी वजह से जो है विंड जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ओशन करेंट्स भी बनेंगे। क्या डेंसिटी ऑफ वाटर, अरे बिल्कुल सही है, जहाँ हायर डेंसिटी होगी वहाँ पर सिंकिंग होगी वाटर की, ठीक है, लेसर वाले में लेसर डेंसिटी वाले में सिंकिंग नहीं होगी। फिर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अब बताओ दोस्तों, ये अर्थ है, ये सन के जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा ओशन करेंट्स के अंदर, है ना, उससे कोई इम्पैक्ट आएगा? वैसे यूपीएससी को देना चाहिए था सारा का सारा ही आंसर, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो ऑप्शन में कहीं भी जो है ऑल करेक्ट वाला नहीं है, ऑल करेक्ट वाला नहीं है, मतलब यूपीएससी ने आपकी हेल्प भी करी है कि भाई देख लो इनमें से एक तो गलत होगा, इन दोनों को तो बिल्कुल आप करेक्ट मानने वाले हो, 2 और 3 को बिल्कुल ही करेक्ट मानने वाले हो, है ना। तो यहाँ आप फंस जाओगे, कहाँ पर? बी और डी में फंस जाओगे, और बी और डी में जैसे फंसोगे तो आपको पता है कि हाँ रोटेशन ऑफ अर्थ से तो पड़ेगा फर्क, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उस पर तो फर्क पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये समझ लो, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पे ईस्ट एशिया है, कह रहा है हमें नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस को कम करना है, वो भी ग्रेटली करना है, तो बताओ हम ऐसा क्या कर दें जो कम हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बहुत ही लॉजिक आंसर है, बहुत ही लॉजिकल आंसर है, इसमें कोई नॉलेज की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लॉजिक से ही होते हैं। कह रहा डीपनिंग कर दो मलक्का स्टेट्स की, और मलक्का स्टेट अभी मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पर है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल याद रखना। सेकेंड बोला ओपन कर दो न्यू कनाल अक्रॉस द कारा इस्तुमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। अच्छा अंडमान सी कहाँ पड़ेगा? इंडिया में से पड़ेगा, हाँ अंडमान सी तो इंडिया में पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है हमारे पास, ठीक है ठीक है। लेकिन कह रहा डीपनिंग, फर्स्ट वाले में बोला डीपनिंग कर दो, अरे डीपनिंग नहीं, ब्रॉडनिंग की बात होती ना, तो वो हेल्प करता, वहाँ से सिर्फ ज़्यादा निकलते, ठीक है, कम समय में सिर्फ ज़्यादा निकल जाते ब्रॉड करने से, लेकिन गड्ढा करने से डीपनिंग करने से थोड़ा समय कम हो जाएगा, तो फर्स्ट तो काट दो, ठीक है, डीपनिंग वर्ड का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर यूपीएससी ने, तो फर्स्ट काटो, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, यस, हम ओपन कर देंगे न्यू कनाल, है ना, कारास्टमस के बीच में और गल्फ ऑफ सियाम के बीच में, दैट मीन्स के अंडमान सी के बीच में, तो ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। और ये आपको लोकेशन है दोस्तों पता होनी चाहिए, कारास्टमस कहाँ पर है, ठीक है, तो ये कारास्टमस मलाय पेनिसुला का जो है पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी अंडमान सी तो आपको पता चल ही रहा है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका PYQ बेस्ड ही है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व किया था। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है इसमें, ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर, ध्यान रखना यहाँ पर फ्रेश वाटर बोला है, अवेलेबल फॉर द यूज अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड। कह रहा है भाई
कि जो वाटर है ना आपका फ्रेश वाटर, वो अगर आप देखोगे ना, ठीक है, जो कि यूज़ में आ सकता है, यहाँ पर ध्यान ना यूज़ अमाउंट्स की बात कर रहा है, वो लेस देन 1% है टोटल वाटर फाउंड। देखो, जो आपको टोटल वाटर फ्रेश वाटर मिलेगा ना आपको टोटल, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, ये आपको अप्रोक्स जो है, अप्रोक्स 3% मिलता है, ठीक है, 2.9 या 2.7 भी लिखा लिखा होता है। लेकिन ये जो है मोस्ट ऑफ फॉर्म जो है आपका आइस कैप में मिलेगा, ठीक है, आइस कैप में मिलेगा, आइस कैप्स, दैट इज की फ्रीज्ड मिलेगा, ठीक है, आइस में मिलेगा, लेकिन यूज़ में नहीं है। दैट मीन्स क्यों यूज़ में नहीं है, तो उसमें बोल दिया है कि वो होगा लेस देन 1% जो यूज़ में है, ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर में वगैरह में मिल जाएगा आपको, रिवर में मिल जाएगा, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर देखो यूपीएससी को ठीक करना था स्टेटमेंट, तो उसने यूज़ करा लेस देन 1%, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड बोल रहा है ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ 95% इज बाउंड अप इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। कह रहे जितना भी फ्रेश वाटर है जो अर्थ में मिलता है, उसका 95% जो है पोलर आइस कैप्स में होगा, ग्लेशियर्स में होगा। अब देखो दोस्तों, ये बात तो उसने सही बोल दी कि हाँ ग्लेशियर्स में मिलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको फ्रेश वाटर। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी ने डाटा यूज़ कर लिया 95%, और कोई भी यहाँ पर लिखा नहीं लेस देन, मोर देन या अप्रोक्स, कुछ नहीं लिखा। दैट मीन्स कि ये गलत होगा, और ये 95% नहीं होता, ये 68% के अराउंड है। तो हमारा सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन इन अटलांटिक ओशियन। कह रहा है जो अगर आप एनुअल रेंज देखोगे टेम्परेचर का, ठीक है, पूरे पूरे साल का देखोगे, एवरेज हो रही, वो ग्रेटर मिलेगा, ठीक है, किसमें पैसिफिक ओशियन में, अगर तुम अटलांटिक ओशियन से कंपेयर करते हो तो। कह रहा है भाई साहब दोबारा पढ़ लो, देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो पैसिफिक का ज़्यादा होगा कंपेरिजन में देखोगे अटलांटिक का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं अब आपको लॉजिक समझाता हूँ कि भैया अगर आपको यहाँ पर देखना है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा किसका होगा किसका नहीं, वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर भी। और आपको पता है पैसिफिक ओशियन जो है अ, आपका मतलब सबसे बड़ा जो देखने को मिलेगा ओशियन आपको वर्ल्ड के अंदर, वो है पैसिफिक ओशियन अर्थ के ऊपर, ठीक है, इसको हम बोलते भी यहाँ गई पैसिफिक ओशियन है ना, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, हिंदी में महासागर बोलते हैं। तो उसका ज़्यादा होता है एरिया किसका, पैसिफिक ओशियन का। अब जिसका ज़्यादा एरिया होगा उसका मतलब उसे मतलब हीट होने में या कुछ बोल सकते हो उसका एनुअल रेंज टेम्परेचर बढ़ने में समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बात बात बताओ पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हो इसका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होगा अटलांटिक से, जबकि अटलांटिक छोटा है, बताओ। तो यहाँ पर यूपीएससी ने ट्रैप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर उसने स्वैप कर दिया, यहाँ पर अटलांटिक होना चाहिए, अटलांटिक का ज़्यादा होगा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर टू द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी ने फिर उसी चीज़ का लॉजिक का इस्तेमाल करा। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर हाफ हाफ डिवाइडेड है, वो बात ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में। और यही बात उसने बोला है, ये ग्रेटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर एरिया कम हो गया ओशियन का, ठीक है, एरिया कम हो गया तो जल्दी जल्दी ये हीट वेट करेगा, है ना। तो यहाँ हमारा सेकंड सही है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली बी इज करेक्ट, दैट इज इसका आएगा बी, ठीक है। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बोला है करेक्ट बता दो। अब यहाँ पर ओशन करेंट्स रखे आपको, ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन। क्या है, जो ओशन करेंट्स होते हैं ना, ये स्लो सरफेस मूवमेंट होती है, मतलब सरफेस ध्यान रखना, अपर लेयर वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट होती है वाटर की इन दी ओशन। ये तो बिल्कुल ठीक है, सिंपल आंसर, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है आपको। कह रहा ओशन करेंट असिस्ट इन मेंटेनिंग दी अर्थ हीट बैलेंस, अरे बिल्कुल,
हाँ करता है, एमओक पढ़ा ना आपने, अभी एमओक पढ़ाया था मैंने आपको मॉनसून के अंदर। हाँ करता है, हीट बैलेंस को मेंटेन करने में, ओशन करंट, कोई वार्म भी होता है, कोल्ड भी होता है ये। थर्ड बोल रहा है ओशन करेंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। अरे यस, प्रिवेलिंग विंड्स इनको डायरेक्शन देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है, मोशन में हेल्प करेंगे। यस, ओशन करेंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन। भाई कह रहा है ओशन सारे जो है कॉन्फ़िगरेट हैं, ठीक है, तो उससे ये अफेक्ट होता है। अरे थोड़ा बहुत भी करता है, बिल्कुल हाँ अफेक्ट होगा। और आंसर में आपको दे भी रखा ऑप्शन के अंदर सारे के सारे, ठीक है, तो यस डी ए पे जाओ आप, ठीक है, सिंपल था। अब देखो यहाँ पर 12 में देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशनिक करेंट्स आर शोन इन गिवन मैप। ये मैप बताओ किसका है, अफ्रीका का है ना। अब इनमें से बता दो कि यहाँ पर कौन से आपको ओशनिक करंट देखने को मिलेंगे, बता दो दोस्तों, बताओ। वेनेजुला देखने को मिलेगा, कैनरी देखने को मिलेगा, जल्दी बताओ। और ये वाला तो गिनिया तो देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेनेजुला, है ना, और गिनिया, ठीक है, क्योंकि गिनिया कोस्ट भी है यहाँ पर, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, वेनेजुला और गिनिया करंट यहाँ पर देखने को मिलेंगी अफ्रीका के और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये बिल्कुल याद कर लो दोस्तों, ये सारे आपको करंट याद होना चाहिए। और ये भी याद कर लो कि गिनिया करंट जो है एक वार्म ओशनिक करंट है। और वेनेजुला बताओ दोस्तों, वेनेजुला क्या है, वार्म है या फिर कोल्ड है, ये कोल्ड है, ठीक है, तो इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशनिक करंट्स इन द इंडियन ओशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर भी होगा इसका। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, फैक्टर्स बता दो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे चेंज इन द रेगुलर रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट। मतलब ओशन करंट्स के डायरेक्शन चेंज लाने में जो है रेगुलर चेंज को भी, ठीक है, चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन द इंडियन ओशन, कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, थर्ड में बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फर्स्ट वाले में इंडियन ओशन इज अ हाफ एन ओशियन। कह रहा है इंडियन ओशन इज अ हाफ एन ओशियन, कुछ समझ में आता है इसमें, हाफ एन ओशियन की वजह से मतलब जो है रेगुलर मतलब ओशन करंट के अंदर डायरेक्शन में चेंज आएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। बी में बोल रहा है इंडियन ओशन हैज मॉनसून ड्रिफ्ट। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात कह रहा है, यस इंडियन ओशन के पास मॉनसून ड्रिफ्ट है, मॉनसून विंड चलती है हमारे यहाँ। कह रहा है इंडियन ओशन इज लैंड लॉक्ड ओशन। अरे किसने बोला लैंड लॉक्ड है, कह रहा है इंडियन ओशन इज अ ग्रेटर वेरिएशन इन द सैलिनिटी। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्यों, यहाँ पर ना तो यहाँ पर आपको मतलब फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा, दैट इज ग्लेशियर वगैरह, और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर जो है स्नोफॉल होती है, ठीक है, तो वेरिएशन तो यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, सिंकिंग ऑफ वाटर होता है डेंसिटी वजह से, ऐसा तो नहीं है। यस, मानसून वाला जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन के अंदर, और ये इसी की वजह से जो है डायरेक्शन भी चेंज होते हैं ओशन करंट्स के भी, क्योंकि मानसून विंड्स आते हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून आता है ना इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से जो ओशन करंट्स के डायरेक्शन भी चेंज होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी, 13 का बी। तो हमने 13 के 13 क्वेश्चन जो है यूपीएससी के सारे सॉल्व कर लिए ओशिनोग्राफी के, जो भी यूपीएससी ने पूछे थे लास्ट 35 ईयर्स में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्लाइमेटोलॉजी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, फिर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, फिर वो हम मैपिंग के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, मैपिंग के क्वेश्चन, इन सबको सारे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दो दो वीडियो रहेगी, उसके अंदर हम सारे ज्योग्राफी के PYQs कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जितने भी यूपीएससी ने पूछे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।